एक बार की बात है, किसी गांव में उर्मिला अपने पति, सास और बेटी निहारिका के साथ रहती थी। एक दिन उर्मिला अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा रही होती है। तभी उर्मिला निहारिका से कहती है, निहारिका, हम दोनों किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, आप दोनों जाओ। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उर्मिला अपने पति के साथ चली जाती है। रात को उर्मिला और उसका पति घर लौट रहे थे। तभी उसकी नजर एक 12 साल की लड़की पर जाती है। वो लड़की सड़क किनारे रो रही होती है। तभी उर्मिला अपने पति से कहती है, देखिए जी, बेचारी ये लड़की इतनी रात गए सड़क किनारे रो रही है, हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाती हैं। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवांगी है। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ खड़े होकर क्यों रो रही हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई है। अब उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उर्मिला और राजीव को शिवांगी पर बहुत तरस आता है और दोनों वहाँ से थोड़ा दूर हटकर आपस में बात करते हैं। उर्मिला, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इसे अपने साथ अपने घर ले चलें। हाँ, हमारी बेटी भी तो इसी की उम्र की है। वैसे भी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे अपने पास रख लेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। इस तरह दोनों शिवांगी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद दोनों शिवांगी को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। शिवांगी का रंग काला था और उसके चेहरे पर मोटे दाने भी थे। निहारिका जैसे ही शिवांगी को देखती है, वो बोलती है, अरे मम्मी पापा, ये आप किस गरीब को उठा लाए? निहारिका, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन क्यों माँ? देखो तो कितनी गंदी लग रही है। अगर मेरे दोस्तों को ये पता चला तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे हमने फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी। उर्मिला की बात सुनकर निहारिका गुस्से से वहाँ से चली जाती है। निहारिका के जाने के बाद उर्मिला शिवांगी से कहती है, शिवांगी, अब से तुम हमेशा यहीं रहोगी और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। ये सुनकर शिवांगी बहुत खुश होती है। उर्मिला की सास सुमित्रा को भी शिवांगी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुमित्रा कुछ नहीं कहती है। अगले दिन सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सुमित्रा निहारिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी चांद सी खूबसूरत पोती, तुझे देख लेती हूँ तो मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। दादी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हो क्या? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, काली बंदरिया। मेरे बेटे बहू ने तुझ पर तरस खाकर इस घर में ले आए, लेकिन तू मेरी पोती नहीं, समझी? वैसे भी मेरी खुद की पोती परियों की तरह खूबसूरत है। तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाता है। काला साया, आई बड़ी, इसके लिए लाऊंगी मैं कुछ। इतने फालतू पैसे आ रहे हैं ना। उर्मिला को सुमित्रा का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। निहारिका और शिवांगी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। कुछ सालों बाद दोनों की 10वीं हो जाती है और राजीव दोनों का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए करवा देता है। जब निहारिका को पता चलता है कि शिवांगी का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, इतने बड़े स्कूल में मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आएंगे, वो सब तो इसे मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे 10वीं तक मैंने इसको झेल लिया, लेकिन अब मैं नहीं झेल सकती। ये कैसी बातें कर रही हो? शिवांगी तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, इसे आप दोनों सड़क से उठा कर लाए हो। निहारिका, अगर शिवांगी दिखने में खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ? ना जाने तुम हमेशा उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हो। अच्छी शक्ल होना या ना होना ये खुद के हाथ में नहीं होता है।
चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करोगी और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों आगे की पढ़ाई के लिए एक ही स्कूल में जाएंगी। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रही होती है। निहारिका रास्ते में शिवांगी को खरी खोटी सुनाते हुए जा रही थी। देख, तू मेरे साथ जा तो रही है, लेकिन किसी को मत बताइयो कि तू मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। तू बस इतना बोल दियो कि तू हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है। निहारिका, बेशक मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हम दोनों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम मेरे चेहरे की वजह से मुझसे नफरत करती हो। चेहरे की वजह से भी नफरत करती हूँ, और तेरे आ जाने से मम्मी हमेशा मुझे डांटती रहती है। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कभी सोचियो भी मत कि मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। तू मेरी कुछ नहीं लगती। चल मुझसे दूर हट। इतना बोलकर निहारिका आगे आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां शिवांगी के तरफ देखने लगती है और आपस में बात करते हुए हंसने लगती है। स्कूल में सभी लड़कियां शिवांगी का मजाक बनाती थी। उनके साथ मिलकर निहारिका भी शिवांगी का मजाक बनाती थी। शिवांगी बहुत रोती थी, लेकिन वो कभी भी उर्मिला को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन शिवांगी उर्मिला के साथ कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी निहारिका आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू क्यों तैयार हो रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे चेहरे पर जाकर मेकअप छुप ही जाता है। चाहे तू कितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल नहीं बदलने वाली और ना ही तेरे चेहरे का रंग। इस तरह निहारिका शिवांगी का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवांगी उर्मिला के साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवांगी के क्लास में पढ़ने वाली सुमन का जन्मदिन आ जाता है। सुमन अपने जन्मदिन में क्लास की सभी लड़कियों को बुलाती है। सुमन की जन्मदिन पार्टी में निहारिका और शिवांगी अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां शिवांगी को देखकर बोलती है, देखो देखो, वो लड़की आ गई जिसे देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है। वैसे मैंने सुमन को कहा था कि इसे अपने बर्थडे पार्टी में मत बुलाना, लेकिन उसने इसे इनवाइट करके पूरे फंक्शन की वाट लगा दी। वैसे निहारिका, ये लड़की हमेशा तेरे साथ ही रहती है, ऐसा क्यों? क्या ये तेरी बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं प्रिया, ये तुम्हें किस एंगल से मेरी बहन नजर आ रही है? इसे देखो, काली बंदरिया, और मैं इतनी खूबसूरत। निहारिका की बात सुन सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। शिवांगी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शिवांगी एक बगीचे में जा बैठती है और रोने लगती है। मेरे चेहरे की वजह से दादी और निहारिका मेरे से इतनी नफरत करती हैं। मैं जब से यहाँ आई थी, उसी दिन से मैंने निहारिका को अपनी बहन माना, लेकिन ये तो हमेशा मेरा मजाक ही बनाती रहती है। पहले तो अकेले मजाक बनाती थी, लेकिन अब स्कूल की लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी है। तभी शिवांगी की नजर दूर खड़ी एक परी पर जाती है। परी बहुत परेशानी के साथ वहाँ खड़ी रहती है। शिवांगी परी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ और आप कौन हो? मैं परी देश की रानी परी हूँ। मेरी 3 बेटियों को यहाँ की एक जादूगरनी ने फ्रॉक के रूप में बदल दिया है और उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चली गई है। वो जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ और मैं एक परी हूँ, इसलिए मैं इस रूप में गुफा के अंदर नहीं जा सकती हूँ। मेरी जादुई छड़ी भी परी देश में ही रह गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटियों को उस जादूगरनी के चंगुल से कैसे छुड़ाऊं। आप परेशान मत होइए रानी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बस आप मुझे उस जादूगरनी के गुफा तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद रानी परी शिवांगी को जादूगरनी की गुफा के बाहर छोड़ देती है। शिवांगी जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है और जादूगरनी के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़ककर उसे रस्सी से बांध देती है। सुन लड़की, रानी परी की मदद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर तूने मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू मेरी मदद कर, मैं तेरा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरी मदद नहीं करने वाली। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस यहाँ परी के मकसद से आई हूँ और वो मकसद पूरा करके ही जाऊंगी।
इतना बोलकर शिवांगी जादूगरनी की गुफा में आग लगा देती है और तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर आ जाती है। जादूगरनी की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। बाहर आते ही रानी परी की तीनों बेटियां अपने असली रूप में आ जाती है। बेटी, तुमने इतने साहस के साथ मेरी मदद की कि कोई और नहीं कर सकता था। मेरी तीनों बेटियां अपनी शक्ति को मिलाकर तुम्हें एक फ्रॉक देगी। उसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। और हाँ, इस फ्रॉक को पहनने के बाद शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद रानी परी की तीनों बेटियां अपनी शक्ति मिलाकर एक जादुई फ्रॉक बनाती है और शिवांगी को दे देती है। शिवांगी रानी परी और उसके तीनों बेटियों को धन्यवाद करती है और फ्रॉक लेकर वहां से चली जाती है। शिवांगी अपने कमरे में जाती है और फ्रॉक पहन लेती है। उसके बाद शिवांगी परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। तभी शिवांगी को उर्मिला की रोने की आवाज आती है। शिवांगी भागते हुए उर्मिला के पास जाती है और वो देखती है कि निहारिका का एक हाथ टूटा हुआ है। माँ, ये सब कैसे हुआ? निहारिका सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसके पैर फिसल गए, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब इसका क्या होगा। माँ, मेरे पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप ये फ्रॉक निहारिका को पहना दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद निहारिका फ्रॉक पहन लेती है। निहारिका के फ्रॉक पहनने के बाद उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। निहारिका की आंखें नम हो जाती है और वो शिवांगी से कहती है, मुझे माफ कर दो शिवांगी, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मेरे पहले की गई गलती माफ कर दो। अब से हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे। शिवांगी, मुझे भी माफ कर दे बेटा। आज तेरी वजह से मेरी पोती पहली की तरह ठीक हो पाई। अब से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और शिवांगी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है फूल की परियों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की तन्नू रहती थी। तन्नू के बड़े से घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। एक बार की बात है, तन्नू ने एक नई फ्रॉक पहनी थी। फ्रॉक पहनकर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा, ये फ्रॉक मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही हो ना? हाँ, इस फ्रॉक में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे डर लगता है बेटी कि कहीं अपनी खूबसूरती के घमंड के चक्कर में तुम किसी दिन किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माँ! अपनी माँ को आवाज लगाते हुए तन्नू वहाँ से चली जाती है। तन्नू अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गई थी। तन्नू की माँ हर वक्त उसकी झूठी तारीफ करती रहती थी, जिससे कि तन्नू में घमंड बढ़ता जा रहा था। माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ऐसा नहीं है तन्नू, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तन्नू बचपन से ही बहुत घमंडी हो चुकी थी। वो ये सोचती थी कि उससे खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन तन्नू जब अपने बगीचे में घूम रही थी, वहाँ बहुत ही रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष ने अपने रंग इधर उधर फैला दिए हैं। तन्नू भी उस खूबसूरती का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत गरीब लड़की उसके बगीचे में झांक रही है। अरे, वहाँ पर कौन है? अरे, इस गरीब लड़की की इतनी हिम्मत, किसने मेरे बगीचे को देखा? इतनी गंदी दिख रही है ये। तन्नू उसके पास जाकर गुस्से में कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। उस गरीब लड़की का नाम पायल था। पायल को बगीचे के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो उन फूलों को बस एक बार पास से देखना चाहती थी। मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद है, एक बार मुझे इन्हें पास से दिखा दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसों को अपने बगीचे में घुसने भी नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। ये प्यारे प्यारे फूल सिर्फ मेरे लिए उगाए गए हैं, तुम इन्हें नहीं देख सकती। तन्नू की बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। तभी तन्नू को अचानक से किसी की आवाज सुनाई दी। कितनी बदतमीज बच्ची है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है?
तन्नू इधर उधर देखने लगी। वो गुलाब के फूल की ओर बढ़ी। तभी वहाँ से छोटी सी प्यारी सी गुलाब के फूल में से एक परी निकली। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उस छोटी सी फूल परी ने जैसे ही तन्नू को देखा उसे गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर गेंदे के फूल में से पीली परी निकलती है और जैस्मीन के फूल से सफेद परी निकलती है। उन सभी को देखकर तन्नू हैरान हो जाती है। तुम सब कितनी खूबसूरत हो। हमें अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश मत करो। ये सुनकर तन्नू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले उससे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। तभी जैस्मीन फूल परी बोलती है, तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो भी तो छोटी बच्ची है। इसने उस छोटी बच्ची से भी ऐसी ही बात की थी जो हमें देखने आई थी। खैर, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये घमंडी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर गुलाब फूल परी वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तन्नू उदास हो गई। तभी जैस्मीन फूल परी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं हूँ जैस्मीन फूल परी और ये है गेंदा फूल परी। मैं हूँ तन्नू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी जैस्मीन फूल परी अपनी जादू की छड़ी से अपने फूलों में खुशबू डाल देती है और गेंदा फूल परी भी अपने फूलों में रंग और खुशबू भर देती है। ये सब देखकर तन्नू कहती है, तुम ये सब कैसे करती हो? ये हमारा काम है। हम फूलों को सुंदर बनाते हैं और ये शक्ति हमें सूरज की किरणों से मिलती है। काश मैं भी एक परी होती। क्या तुम वाकई में परी बनना चाहती हो? हाँ, पर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए परी बनना चाहती हूँ। तभी जैस्मीन फूल परी ने अपनी जादुई छड़ी से तन्नू को अपने जैसी छोटी परी बना दिया। उसके बाद तीनों मिलकर कभी खेतों के ऊपर से उड़ रही थी तो कभी लोगों के घरों के ऊपर से उड़ रही थी। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुँचे, जहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वहाँ जाने के बाद तन्नू उन परियों से कहती है, इतने सुंदर सुंदर बगीचों को छोड़कर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनके घर के फूलों में रंग भरना बहुत पसंद है। परियां उन घर में लगे पौधों के फूलों में रंग भरने लगी और तन्नू उस घर में कौन रहता है ये देखने के लिए अंदर चली गई। तन्नू ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटा, मैं ये सूखी हुई रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सूखी रोटियाँ अब मेरे दांतों से नहीं टूटती। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं आज सुष्मिता मालकिन को ये सुंदर से फ्रॉक बेचने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी तन्नू सोचती है, सुष्मिता, ये लोग मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? अरे, ये फ्रॉक तो वही है जिसके लिए मैंने अपनी मम्मी से जिद किया था। ये देखकर तन्नू को उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, पर बेटी, तुम उन्हें अपनी फ्रॉक क्यों बेचती हो? वो तुम्हें कभी ज्यादा पैसे नहीं देती हैं। इस बार तुम उनसे ज्यादा पैसे मांग कर देखना। हाँ माँ, मैं बोल कर देखूंगी। अगर उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए तो मैं आज रात ही आपके लिए चिकन बना दूंगी। इतने देर में परियों का भी काम खत्म हो चुका था। उसके बाद वो बूढ़ी औरत की बेटी फूलों के पास गई और उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी। उसके बाद परियां तन्नू को कहती है, चलो अब दूसरे घर चलते हैं। वो तीनों उड़ते उड़ते दूसरी झोपड़ी में पहुँची, जो कि बहुत पुराना और गंदा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर तुम टूटी हुई झोपड़ियों में क्यों जा रही हो? तुम बगीचों में भी तो रंग भर सकती हो ना। काम खत्म करके इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद परियों ने उस घर के आंगन में रखे हुए फूलों में बहुत खूबसूरत रंग भर दिया। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाती हैं। वो देखती हैं कि घर में एक छोटी बच्ची है जिसकी सौतेली माँ उससे बहुत सारे काम करवा रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल थी। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अपने बगीचे से भगा दिया था। इसको प्यार करने के लिए इसके माता पिता नहीं हैं। ये बात सुनकर तन्नू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि पायल आंगन में आई और फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह वाओ, कितने सुंदर फूल हैं और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। उसके बाद परी तन्नू से कहती है, ऐसे घर में हम इसलिए आते हैं ताकि हम इन्हें 2 पल की खुशियाँ दे सके, क्योंकि हमें खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है। काश मैं भी असली परी होती तो मैं भी खुशियाँ बांट सकती। दोनों परियां ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि तन्नू के मन में दूसरों के लिए प्यार जाग रहा था। तुम तो इंसान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा, हम चलते हैं, तुम्हारा आधा घंटा पूरा हो चुका है।
उसके बाद परियां वहाँ से गायब हो गई और तन्नू अपने असली इंसानी रूप में आ जाती है। अरे नहीं, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? तभी पायल तन्नू को देख लेती है और कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया था। तुम अपने सुंदर बगीचे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊँ? क्या तुम मेरी मदद करोगी? पायल बहुत दयालु थी। वो तन्नू की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब तन्नू ने कहा, मैं तन्नू हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। वो दोनों साथ में चलते चलते बातें करने लगती है। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं इसी झोपड़ी में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे खाना देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बातें करते करते वो घर पहुँच जाती है। पायल, तुम भी मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। तन्नू ने घर के अंदर ले जाकर पायल को बहुत अच्छा खाना खिलाया। फिर वो उसे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले गई और उसने पायल से कहा कि वो जितने फूल चाहे ले सकती है। उसने पायल को दरवाजे तक छोड़ा और उससे माफी भी मांगी। उसके बाद पायल वहाँ से चली गई। पायल के जाने के बाद तन्नू अपने पापा के पास गई। फिर उसने अपने पापा को पायल के बारे में बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो तन्नू? क्या वो हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। तन्नू बहुत खुश थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उसके पापा भी अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुश हुए कि उसे दूसरों की कितनी फिक्र है। उसके बाद वो उसकी मम्मी के पास गई। उसकी मम्मी उसी कपड़े सिलने वाली लड़की से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद आई। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें इन्हें डबल पैसे देने चाहिए। तन्नू की बातें सुनकर उसकी मम्मी बहुत हैरान हुई। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस लड़की को डबल पैसे दिए। वो लड़की बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। तन्नू के पिता ने उससे वादा किया था, लेकिन वो पायल को अपने घर ले आए। पायल भी बहुत खुश थी। तन्नू समझ गई थी कि चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत इंसान का मन होता है। ये एक ऐसा सबक था जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगी। फूल की जादुई परियों ने उसको अच्छा सबक सिखाया था। जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे। अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है। वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल। स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है।
दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गई? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन में इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं, फिर वो नीतू क्या चीज है। वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी। ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा, मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी, मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है। उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी, इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वी लोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए, मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था, लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है, क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू, ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाए तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा, क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो। ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो।
अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है, क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।